द चैलेंज क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आज उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो कि 10वां क्लास के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड से हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र निकाल कर दिखाए थे। आज हम उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो सूत्र होता है m बराबर -v/u, या इसी को लिखते हैं m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला बात हम पिछले वीडियो में निकाल कर दिखा चुके हैं। आज हम उत्तल दर्पण में दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, इसी सूत्र को हम डेराइव करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक सही ढंग का आपको फिगर का नॉलेज होना चाहिए। तो चूंकि उत्तल दर्पण का बात किया गया है तो हम देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण बना लिए हैं। देखिए पहले से फिगर बना रखे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो उत्तल दर्पण चूंकि अंदर से रंजित होता है, रंगा जाता है, पॉलिश किया जाता है, तो मैं इसे अंदर से पॉलिश कर दिया। और ये आपका प्रधान अक्ष है। पॉलिश किया हुआ है तो इधर से किरण नहीं आएगा, इधर से आएगा, इसलिए वस्तु को मैंने इधर रखा है। और सभी बच्चों को नॉलेज है कि एक किरण हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर आती है। देखिए मैंने एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर लाया है और दर्पण पर टकराने के बाद ऊपर की ओर निकल गया है। क्योंकि दर्पण ही टेढ़ा है इसलिए फिगर जो है ऊपर की ओर जाएगा। अब जब ऊपर की ओर जाता है, लेकिन हम पढ़े हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण या तो फोकस से जाना चाहिए, अगर नहीं जाता है तो जाती हुई प्रतीत होना चाहिए। तो चूंकि ये किरण तो ऊपर चल गया तो मैं इसको जब डॉट डॉट लाइन से पीछे बढ़ा दिया तो देखिए एक पराकर मिल गया। अब यहाँ से जब देखेंगे तो लगेगा कि यह किरण फोकस में जाती तो नहीं है, लेकिन लगता है जाती हुई प्रतीत होती है। ये सब किरण सब बच्चों को पता है। लेकिन दूसरा किरण आवर्धन का सूत्र निकालते समय खास करके ध्यान देंगे। आवर्धन का सूत्र निकालते समय दूसरा किरण कहाँ ले बच्चे अलवला जाते हैं। तो दूसरा किरण ध्यान रखेंगे सीधा पी पर लाएंगे और पी पर आने वाली किरणें परावर्तन के नियम से निकल जाती है। ठीक है, ये फिगर और ये जो निकल गया इसको फिर मैंने पीछे की ओर बढ़ा दिया। जब पीछे की ओर बढ़ा दिया तो जहां पर देखिए कटान बिंदु बना वहीं प्रतिबिंब बन गया। तो ये देखिए वस्तु है ये भी, और ये डैश बी डैश जो बना ये प्रतिबिंब बना। इसके कारण दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया, एक वस्तु के कारण और एक प्रतिबिंब के कारण। तो इसी दोनों त्रिभुज को हमको समरूप साबित करना होता है। तो आइए हम इसको शुरू करें। उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यानी सूत्र प्राप्त करें। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा फिगर देख के लिखना पड़ेगा कि m डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और फोकस कौन है, F है। इसके बाद लिख देना है कि AB एक वस्तु है और A डैश B डैश एक प्रतिबिंब है। ठीक है, इतना बात आपको लिखना है, इसको रटना नहीं है, फिगर देख के लिख देना है। अब आपको क्या करना है, पहले छोटा वाला त्रिभुज का नाम लिखना है और फिर बड़ा वाला त्रिभुज का नाम छोटा वाला त्रिभुज का नाम A डैश B डैश P है, A डैश B डैश P है, और बड़ा वाला त्रिभुज का नाम ABP है, ABP है। ये दोनों में क्या करना है, हमें दो कोण बराबर खोज देना है। दो कोण बराबर क्यों खोजेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए बहुत सारे शर्त हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, लेकिन वो सब छोड़िए, वो सब मैथ में होगा। यहाँ फिजिक्स में आपको यह ध्यान देना है, केवल दो कोण बराबर खोजिए, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ई कोण देखिए 90 डिग्री है, ई कोण देखिए 90 डिग्री, तो कोण एक कोण दो के बराबर हो जाएगा। तो कोण एक कोण दो के बराबर हो गया, काहे बराबर हो गया, तो 90 डिग्री के कारण ई लिख देना है। ठीक, एक कोण मैंने बराबर खोज दिया, बस एक कोण आओ खोजिए बराबर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ई कोण के बराबर कर देते हैं, गलत बात है। पहले क्या करना है आपको, ई कोण के बराबर करना है, फिर इसके बराबर ई होगा, क्योंकि ई इसके सामने ही सम्मुख कोण है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चूंकि ई इसके बराबर नहीं कर सकते, पहले इसके बराबर करेंगे। ऊपर वाला कोण नीचे के परावर्तन के नियम से, देखिए जब कोई किरण आती है ऐसे लौट जाती है तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसका नाम अगर मैं दे दूं 3 और इसका 4, तब वी कैन राइट, मतलब हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4 परावर्तन के नियम से। ठीक है, देखिए हमको ई इसके बराबर मजबूरी में करना पड़ रहा है, चूंकि इसके बराबर है ये नहीं है। इसका नाम देते हैं अगर 5, तो अब लिख सकते हैं कोण 4 बराबर 5, क्योंकि देखिए सामने हो गया सम्मुख कोण,
सम्मुख कोण। जब दो तिर्यक ऐसे दो क्रॉस काटती है तो सामने सामने का कोण सम्मुख कोण कहलाता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए सम्मुख कोण है, इसलिए अब लिख सकते हैं यहाँ पर कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5। अब देखिए इस सम्मुख कोण के कारण यहाँ पर कारण आपको लिख देना है, नहीं तो नंबर काट लिए जाएंगे सम्मुख कोण से। तो देखिए अभी तो हम फिलहाल एक ही कोण बराबर किए हैं, 1 2 के बराबर है, इसमें भी 90 इसमें भी 90। अब जरा देखिए इसमें करा 3 4 के बराबर है, 4 5 के बराबर, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो बच गया कौन कोण 3 बराबर। इसको मान लेते हैं अगर समीकरण 1, और इसको अगर मान ले समीकरण 2, तो 1 और 2 से जब चलेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कोण 3 बराबर कोण 5। नहीं बच जाएगा, बच जाएगा कोण 3 बराबर, क्यों? क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 और 5 बराबर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए आपका हो चुका है एक कोण। देखिए यहाँ हमने बराबर खोज रखा है, कोण 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, 90 90 के कारण। दूसरा मैंने खोज दिया लास्ट में कोण 3 कोण 4 के बराबर, कोण 3, ठीक है, कोण 3 कोण 5 के बराबर, सॉरी कोण 3 कोण 5 के बराबर, कोण 3 कोण 5 के बराबर। बस जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं उस त्रिभुज को हम समरूप कह सकते हैं, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कोई पूछेगा समरूप क्यों हो गया? क्योंकि इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गया। कहाँ कहाँ? 1 2 के बराबर और 3 5 के बराबर, 3 5 के बराबर प्रूफ करके हम दिखा चुके हैं। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज A डैश B डैश P समरूप हो गया त्रिभुज ABP। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो यहाँ पर एक नियम लागू कर सकते हैं, या तो फिगर से लिख सकते हैं या तो आप अपने मन से। पहले फिगर से कैसे लिखेंगे? देखिए लंब का तुलना लंब से कर दीजिए, A डैश बटा AB, A डैश B डैश बटा AB, माने प्रतिबिंब की तुलना वस्तु से, लंब का तुलना लंब से। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए ये लंब ही है, इस त्रिभुज के लिए ये लंब का काम कर रहा है। तो A डैश B डैश बटा AB, ठीक है। और आधार का तुलना आधार से, देखिए इस त्रिभुज का आधार यह है B डैश P, तो यहाँ पर आप लिखेंगे B डैश P, और इस त्रिभुज के लिए यह देखिए आधार है BP, तो यहाँ हो जाएगा आपका BP। अगर चित्र से नहीं करने आता है तो यहाँ से भी हम बता देते हैं। यहाँ पर जब दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप लिखने के बाद क्या करना है, इसका 2 लेटर उठाएंगे A डैश B डैश, देखिए फिर इसका 2 लेटर उठाएंगे A बटा AB, हो गया। फिर क्या करेंगे, इसका ये 2 लेटर उठाएंगे, ये वाली B डैश P, देखिए B डैश P बटा, तो इसका 2 लेटर उठाएंगे BP, देखिए हो गया। चित्र नहीं देखे का मर्जी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब आप चलेंगे फ्रॉम फिगर, मतलब चित्र को फिर से देखिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। A डैश B डैश कहाँ खोज लीजिए जरा, तो A डैश B डैश देखिए यह है, तो A डैश B डैश ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। आप प्रतिबिंब की ऊंचाई को अंग्रेजी में हाइट ऑफ इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहते हैं? हाइट ऑफ इमेज कहते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और ए बी कहाँ है खोजिए, देखिए ए बी यह है, ए बी तो ये वस्तु है जी, वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सारा बात पीछे के वीडियो में मैंने कर रखा है, आवर्धन देखेंगे वहां पर सारा कुछ बताया गया है। अब देखिए बी डैश पी कहाँ है, तो बी डैश पी ये तो प्रतिबिंब की दूरी है, देखिए प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम बता चुके हैं भी कहते हैं। अब देखिए बीपी कहाँ है, तो बीपी देखिए बीपी ये तो वस्तु की दूरी है जी, देखिए ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को हम यू कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ प्लस चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर लेते हैं। आपको जैसा कि पता है प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस, प्रधान अक्ष के नीचे माइनस, तो देखिए प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर है, वस्तु भी प्रधान अक्ष के ऊपर है, तो दोनों प्लस होगा, ई भी प्लस ई भी प्लस। अब बताइए, देखिए किरण इस दिशा हमारी है, तो किरण की दिशा इधर होती है प्लस, तो दर्पण के इस तरफ होगा प्लस, तो इस तरफ क्या होगा माइनस। तो देखिए प्रतिबिंब इस तरफ है, इस तरफ है, तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगा, तो प्रतिबिंब की दूरी भी है तो इसको माइनस कर देंगे। और देखिए वस्तु की दूरी u है, देखिए वस्तु की दूरी u है, तो u इस तरफ है, सॉरी इसको प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि इस तरफ प्लस होते हैं और उस तरफ माइनस होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एच आई मतलब एच आई बटा एच ओ हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब एम के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एम, और ये प्लस माइनस करेंगे तो बच जाएगा माइनस भी बटा यू। फाइनली यही आपका प्रूफ हो गया आवर्धन के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण का आवर्धन
का सूत्र हम कैसे निकालें, इस तरह से आप निकालेंगे। इस तरह से आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे इनको निकालने के लिए, जिनको नहीं आता है, इन वीडियो को बार बार देखें और देखने के बाद इसे आप प्रैक्टिस करें। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर लिखने का टाइम दीजिए, तो बच्चों लिखने के लिए क्या है, पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। हम अगले वीडियो में दर्पण सूत्र को प्रूफ करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।